हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों के बारे में बताया था। आज इस क्लास में मैं आपके सामने प्रबंध के अन्य सिद्धांतों के बारे में बात करने वाली हूँ। हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही अन्य सिद्धांत भी किसी भी प्रबंधक के लिए प्रबंध करते समय इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि वह इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए प्रबंध करता है तो निश्चित रूप से वह सफलता प्राप्त करता है। प्रबंध के सिद्धांतों में सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों का सिद्धांत हमें ये कहता है कि किसी भी प्रबंधक को कार्य करने से पहले उद्देश्य डिसाइड करने होते हैं। वह संस्था की समस्त जो क्रियाएं करता है वह उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही करता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि वो जो भी टारगेट तय करे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स वो तय करे, जो भी उद्देश्य वह निर्धारित करे, वह इतने सरल और स्पष्ट होने चाहिए कि उसके कर्मचारी उसे आसानी से समझ सके और उसी के अनुसार काम कर सके। नेक्स्ट सिद्धांत नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। नियोजन का सिद्धांत हमें ये कहता है कि नियोजन करते समय उद्देश्य और लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्लान उसी पर किया जाता है जो गोल लेकर हम चलते हैं। क्योंकि उन्हीं गोल को अचीव करने के लिए हमें एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, काम करना होता है, और काम करने से पहले हमें प्लान करना होता है, नियोजन करना होता है। तो नियोजन का सिद्धांत ये कहता है कि जिस समय प्लानिंग की जाती है, जिस समय नियोजन किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, उस समय उद्देश्यों को और लक्ष्यों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। हम सभी जानते हैं कि एक अकेला व्यक्ति सारे काम खुद नहीं कर सकता है, उसे दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। और मैनेजमेंट तो नाम ही सहयोग का है। यदि अकेला व्यक्ति काम करे तो उसे मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन जब वह टीम के साथ काम करता है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसे सहयोग की ज़रूरत होती है और काम दूसरे लोगों को देना होता है। जब काम दूसरे लोगों को दिया जाता है, कोई भी वर्क डिवाइड किया जाता है, अलॉट किया जाता है, तो उस काम को एक ड्यूटी के रूप में एम्प्लॉय करता है। और जब वह उस ड्यूटी को करता है तो उस समय उसके पास कुछ राइट्स भी होने ज़रूरी है। और यही वजह होती है कि प्रबंधक को कुछ अधिकारों का प्रत्यायोजन करना ज़रूरी हो जाता है। तो प्रत्यायोजन का सिद्धांत ये कहता है कि जो अधिकार सौंपे जा सकते हैं वह सौंपे जाने ज़रूरी हैं और सौंप दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शंस। अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहे जाते हैं। उनका ये मानना है कि ऐसे कार्य जिनका नियमित रूप से निष्पादन हो रहा हो, जिसके बारे में उच्च प्रबंधकों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, उस काम के लिए उच्च प्रबंधकों को या मैनेजर को अपने वर्कर्स के काम में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसे कामों में ही अपनी ओपिनियन, अपना सुझाव देना चाहिए, या ऐसे ही काम में इंटरफेयर करना चाहिए वो जो कि इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की डिसीजन मेकिंग पावर सफिशियंट नहीं होती है, वहाँ पर उन्हें अपने ओपिनियन देनी चाहिए, उनके काम में इंटरफेरेंस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर हम बात करेंगे नियंत्रण से मतलब किसी को कंट्रोल करके या होल्ड करके रखने से नहीं है, बल्कि सुपरविज़न करने से है। तो नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह ग्रेकुनास कहे जाते हैं। उन्होंने ये बताया कि किसी भी व्यक्ति के अंडर में या किसी भी व्यक्ति के सुपरविजन में असीमित संख्या में लोग नहीं दिए जाने चाहिए। असीमित संख्या में एम्प्लॉयज़ का सुपरविज़न करना किसी भी सुपरवाइज़र के लिए आसान काम नहीं है। इसलिए ज़रूरी ये है कि एक आदर्श संख्या हो किसी सुपरवाइज़र के पास, ताकि वह उन व्यक्तियों का अच्छे से निरीक्षण कर सके, नियंत्रण कर सके।
संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो संस्था के कार्यों का सुचारू संचालन करने के लिए जो भी डिपार्टमेंटल गोल्स हैं उनमें भी संतुलन होना चाहिए। डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर, डिपार्टमेंट्स, अलॉटेड वर्क आदि सभी में संतुलन होना चाहिए। इवन जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में भी संतुलन होना चाहिए। जहाँ संतुलन बिगड़ता है, जहाँ कई बार चीज़ें एक तरफ झुकती हुई दिखाई देती है और दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वह ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, तो वहाँ इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और ऐसा इम्बैलेंस किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए पॉजिटिव प्रोग्रेस का हिंट नहीं हो सकता, संकेत नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी। सरलता, सरलता का मतलब किसी भी काम को इजी तरीके से करना। किसी भी काम के लिए जब हम प्लान बनाते हैं या हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तय करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, वो इतनी सरल होनी चाहिए कि कोई भी उसे आसानी से समझ ले और उस पर काम कर पाए। यदि ये जटिल होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ से फुल पूरी भरी हुई होती हैं या कहीं फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे प्लान पर काम करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है साथ साथ चलना, साथ साथ भागीदार होना। तो प्रबंधक जब भी किसी बड़े काम के लिए कोई डिसीज़न लेता है तो वहाँ वह अपने कर्मचारियों को या अपने जो वर्कर्स हैं, जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, उनको अपने साथ लेता है, उनके सुझाव आमंत्रित करता है, उनसे डिस्कशन करता है और उसके बाद ही अपना डिसीज़न लेता है। तो इसे हम निर्णयों में सहभागिता कहते हैं। इसी प्रकार से प्रबंधक अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको प्रॉफिट में भी भागीदार बनाता है। इंस्टीट्यूशन में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ कंट्रीब्यूशन उनको भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसी भी प्रबंध का सार माना जाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यदि आपने समन्वय नहीं किया है तो प्रबंध के जितने भी कार्य आपने किए हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं, वैल्यूलेस हो जाते हैं। इसलिए संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के सभी विभागों कर्मचारियों के कार्यों आदि में समन्वय होना चाहिए। समन्वय के अभाव में गैर उत्पादक परिणाम ही प्राप्त हो सकते हैं, कभी भी हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रयोग एवं अनुसंधान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च। एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च कंटिन्यू होनी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस के लिए या हम यूँ कहें उसके सर्वाइवल के लिए और आज के इस मॉडर्न टाइम की जहाँ हम बात करते हैं, जहाँ तकनीकें इतनी हाई लेवल तक जा चुकी है कि वहाँ पर किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्हें हर रोज़ कुछ न कुछ नया करना होता है ताकि वह अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रख सके, उसे मेंटेन कर पाए। इसलिए उसे हमेशा एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च पर भी फोकस करना ज़रूरी होता है। नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा नेता भी होता है। उसकी टीम के जितने भी लोग होते हैं वो उसके फॉलोअर्स होते हैं और वो उनका लीडर होता है। तो लीडर खुद के बिहेवियर को, खुद के जो भी उसके खुद का आचरण है उसको इस तरीके का रखे कि उसके फॉलोअर्स उसे ही आइडियल समझे और जो रास्ता वो बताता है, जो डायरेक्शंस वो देता है, जो आदेश वो देता है वह उसकी पालना करते हैं और जैसा जैसा वो कहता है उसी के अनुसार वह काम करते चले जाते हैं। तो नेतृत्व का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रबंधक में एक अच्छे नेता के गुण भी विद्यमान होने चाहिए और ऐसे गुण इंटेलेक्चुअल और मानसिक रूप से असाधारण स्तर के होने चाहिए ताकि सभी लोग उससे प्रेरित हो सके और उसके कहे अनुसार कार्य कर पाएँ। नेक्स्ट सिद्धांत, अभिप्रेरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे।
मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्तर पर यदि हम काम करवाना चाहते हैं तो वित्तीय और अवित्तीय तरीकों से कार्य करवाने के लिए अभिप्रेरित करना होता है। इसी दृष्टि से फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान पद्धति के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा, जितना काम आप करेंगे आपको मजदूरी भी उतनी ज़्यादा दी जाएगी। ओवर टाइम काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मजदूरी या दुगनी दर से मजदूरी दी जा सकती है। तो अभिप्रेरणा देने के लिए या अभिप्रेरित करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही तरीके के इंसेंटिव्स काम में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानवीय संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। प्रबंध के सिद्धांतों में इस सिद्धांत का ये कहना है कि प्रबंधकों को अपनी प्रबंध शैली कार्यरत व्यक्तियों के साथ प्रबंध संबंधों पर आधारित करनी चाहिए। इसके लिए उनको कुशल व्यवहार रखना होता है, कर्मचारियों के व्यक्तित्व के विकास में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, उनके मेंटल सेटिस्फैक्शन पर फोकस करना होता है। यदि उनमें कोई एक्स्ट्रा स्किल है, कोई प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा पर भी उन्हें काम करना होता है। यहाँ पर ये सिद्धांत इस बात पर भी फोकस करता है, इस बात पर भी फोर्स देता है कि मनुष्य मशीन नहीं हो सकते हैं। वह मशीन को काम में लेने के लिए एक जरिया जरूर हो सकते हैं, इसलिए उसे कभी भी मशीन नहीं माना जाना चाहिए। लास्ट सिद्धांत, सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत। प्रबंध एक सोशल प्रोसेस है, हम सभी जानते हैं। ये प्रबंधकों के द्वारा की जाती है जो कि खुद समाज में रहते हैं, और उन व्यक्तियों के लिए की जाती है जो समाज से आते हैं, यानी हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। ये लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवाता है। यह उन लोगों से रॉ मटेरियल लेता है जो लोग रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं। इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देती है, इसलिए इसका समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। यही वजह है कि वे सामाजिक हितों की रक्षा, सामाजिक कल्याण पर अपना ध्यान देते हैं, सामाजिक मूल्यों और अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेने में अपना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। इस क्लास में आज मैंने आपको प्रबंध के अन्य सिद्धांतों के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।